जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। अ, जो यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम में समान हिंदी का पेपर होता है उसी पेपर की कंप्लीट तैयारी मैंने स्टार्ट की है और उसी श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो है। दो वीडियो में मैंने कार्यालय आदेश और अधिसूचना क्या होते हैं उन पर डिस्कशन मैंने कर लिया है। आज की इस तीसरे लेक्चर में जो अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं उन पर मैं बात करूंगा, उसका प्रारूप दिखाऊंगा। कोई विषय दे दिया जाता है तो कैसे लिखा जाता है उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है। ये देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि पत्र लेखन के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना एवं परिपत्र। अब तक कार्यालय आदेश और अधिसूचना कंप्लीट हो चुका है। तार लेखन अब नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं 5 मिनट इस पर डिस्कशन करूंगा क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भाई तार लेखन होता क्या है। परिपत्र अभी बचा हुआ है, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र। आज के इस लेक्चर में अर्ध सरकारी पत्र को कंप्लीट करेंगे, टाइम रहा तो सरकारी। ठीक है। और फिर नहीं रहा तो दूसरे लेक्चर में सरकारी और परिपत्र को देख लिया जाएगा। और ये आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2018 से लेकर के 2024 तक के उनको मैंने लिखा है और हर बार पत्र लेखन से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस 10-10 नंबर के होते हैं, तो 20 नंबर का पत्र लेखन हर बार पूछा जाता है। चलता हूँ मैं टॉपिक पे सीधा। ठीक है, ये सब पढ़ा दिया गया है, समझा दिया गया है। जो आज का टॉपिक है वो है अर्ध सरकारी पत्र कहिए या आप उसे अर्ध शासकीय पत्र भी कह सकते हैं। शासकीय का मतलब सरकारी, एवं सरकारी पत्र कहिए या उसे शासकीय पत्र भी कह सकते हैं। ठीक है। अब सरकारी पत्र होते क्या हैं इसको देखिए। इसे सरकारी अधिकारियों के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है। जब कभी शासकीय व्यवस्था मतलब सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत कोई मामला उलझ जाता है तब अपने समकक्ष या फिर कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को यह पत्र लिखकर कार्य निस्तारण का सहयोग मांगा जाता है। मतलब ये सरकारी अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है। व्यक्तिगत स्तर का मतलब है कि एक तरीके से गोपनीय होते हैं। मैं अधिकारी हूं, मैं दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर लिखूंगा, तीसरा कोई और नहीं जानेगा। व्यक्तिगत स्तर पर लिखूंगा और कहूंगा भाई इसके पहले एक और पत्र गया था और उस पत्र पर कोई कार्रवाई न होने की वजह से सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत मतलब कोई मामला रुका हुआ है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी उस कार्य का निस्तारण करें। ये व्यक्तिगत स्तर पर लिख करके सरकारी काम को ही आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि यह हमेशा क्या होता है कि समकक्ष या फिर जो कनिष्ठ स्तर के अधिकारी होते हैं, समकक्ष होंगे हमारे या हमसे जो नीचे होंगे अधिकारी, उनको हम ये पत्र लिखे जाते हैं कि ना तो सीनियर को लिखे जाते हैं, सीनियर को नहीं। क्योंकि सीनियर के साथ आप व्यक्तिगत वार्तालाप करेंगे, व्यक्तिगत पत्राचार करेंगे तो अनुशासनहीनता कहीं ना कहीं हो जाती है। तो ये चीज़ें क्या होता है कि जबकि सीनियर कर सकता है, सीनियर में ये रहता है कि वो इस तरीके से आपसे निवेदन आग्रह करे और आप फिर मतलब उस पर कि एक सीनियर होकर के इस लहजे में आपसे बात कर रहा है तो आप और चीज़ों को तेज़ी से करके देते हैं। लेकिन आप कनिष्ठ स्तर के हो करके आप इस तरीके से नहीं बात करेंगे व्यक्तिगत हो करके कि सीनियर से कि सीनियर इस तरीके के पत्र लिख करके उनसे वहाँ पर आपको एक तरीके से जैसे एक एप्लीकेशन लिखा जाता है उस तरीके से लिख करके कोई भी कार्य करवाना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि समकक्ष या फिर कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को यह पत्र लिखकर कार्य निस्तारण का सहयोग मांगा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का मतलब ही होता है कि मिला जुला, मतलब कि सरकारी पत्र पूरी तरीके से प्रोफेशनल होता है, औपचारिक होता है। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र का मतलब होता है ये सरकारी पत्र का हिस्सा ही है। इसमें सरकारी और निजी दोनों की एक तरीके से भाषा इसमें निहित हो जाती है। एक सरकारी औपचारिक और अनौपचारिक दो भाषाएं मतलब मानी जाती है पत्राचार में। तो यहाँ पर एक तरीके से दोनों भाषाओं का यूज हो जाता है क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं 2 अधिकारियों के बीच में। ठीक है। तो अर्ध सरकारी पत्र का मतलब होता है ये पूरी तरीके से सरकारी पत्र नहीं है, अर्ध सरकारी पत्र है, लेकिन काम क्या करेगा, सरकार का ही करेगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप ग्रुप को ज्वाइन करिए। या फिर व्हाट्सअप नंबर है
या फिर आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अन्य किन मामलों में देखिए, एक तो आपने देख लिया कि जब कोई मामला सरकार शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत कोई मामला उलझ जाता है तब लिखा जाता है। अन्य किन मामलों में लिखा जाता है, जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी मामले पर व्यक्तिगत स्तर पर दिलाना जरूरी हो, मतलब कि कोई पहले से ही कहा गया था कि ये काम हो जाना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है वो काम, तो व्यक्तिगत स्तर पर अधिकारी का ध्यान दिलाने के लिए कि भाई वो ध्यान करो, वो जो पहले एक पत्र भेजा गया था उसका उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, थोड़ा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब शीघ्र ही उस पर ध्यान दो, एक व्यक्तिगत स्तर पर बोल दिया जाता है। कभी कभी होता ना कि आप क्या करते हैं कि कोई ऐसा काम है जो ऑफिशियल हो रहा है लेकिन उसमें देरी हो रही है और आपके सामने वो अधिकारी दिख रहा है, मिल रहा है, तो आप उसको मौखिक रूप से ही बोल देते हैं, यार वो पुराना वाला जो एक पत्र गया था, एक लेटर आपसे निवेदन किया गया था, एक एप्लीकेशन था, उस पर काम हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ है, उसको ज़रा देख लेना। ये आपने व्यक्तिगत स्तर पर मौखिक रूप से बोला। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब इसको लिख करके भेज दिया जाता है, लिख करके निवेदन कर दिया जाता है, तो एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप रूप ग्रहण कर लेता है। स्मरण पत्र भेजने के पश्चात उत्तर प्राप्त न होने पर, मतलब कि यहाँ स्मरण पत्र का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर लेटर, कि बहुत पहले आपको कोई एक पत्र भेजा गया था, उस पर काम नहीं हुआ हो रहा था, फिर स्मरण पत्र भेजा गया, फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसके पश्चात आप अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं। किसी विषय पर अधिकारी की व्यक्तिगत सहमति के लिए करते हैं कि आपकी इस विषय पर क्या सहमति है, सहमत हैं असहमत हैं, उसके लिए ये पत्र भेजे जाते हैं। ठीक है, किसी भी विषय पर, कोई भी विषय हो सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत, उस विषय पर किसी अधिकारी की राय को समझने के लिए भी कि वो उस पर सहमत है कि नहीं है, उसके लिए भी क्या किया जाता है, ये पत्र भेजा जाता है। क्योंकि सरकारी पत्र जो होते हैं वो आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर राय लेना ना लेना वो थोड़ा मुद्दा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, गोपनीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो यहाँ पर व्यक्तिगत सहमति और असहमति के लिए भी लिखे जाते हैं। सामान्यतः समान, समकक्ष या फिर कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहारों में विचारों के आदान प्रदान के लिए भी किया जाता है। ठीक है, वही हो गया एक तरीके से यही बात कि जो समकक्ष या कनिष्ठ स्तर के अधिकारी के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों के क्या विचार वो रखते हैं किसी मामले पर, उसके आदान प्रदान के लिए किया जाता है। ठीक है, आजकल तो फ़ोन पे ही हो जाता है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो जब आप एक व्यवस्था के अंतर्गत काम करते हैं तो चीज़ें लिखित होने लगती हैं वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पत्र की जो भाषा होगी वो सरल और स्पष्ट होगी। आप क्लिष्ट शब्दों का यूज क्यों करेंगे, प्रयोग क्यों करेंगे? आप पत्र की भाषा को सरल और स्पष्ट लिखते हैं और औपचारिक लिखते हैं, परिमार्जित भाषा का प्रयोग करते हैं तो आपके पत्र की वैल्यू बढ़ जाती है। औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो मतलब कि जो शब्दों की उत्कृष्टता है वो बनी रहे, लेकिन एकदम बाजारू और आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग ना हो, ये ध्यान रखना होता है। लेकिन जो लिखें सरल स्पष्ट लिखें, कि पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट हो, समझ में आए। भाषा मित्रवत होती है, इसलिए इसे अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। मित्रवत होती है, जब दो जन के बीच में ही वो पत्राचार हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर भाषा का जो लहजा होगा वो मित्रवत ही होगा। ठीक है, फिर इसमें आभारी रहूँगा, कृतार्थ करें, आपका सहयोग चाहता हूँ आदि क्रिया रूपों का भी प्रयोग होता है। मतलब आप चाहते हैं कि कोई मामला उलझा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि भाई जो पहले पत्र भेजा गया था उसको थोड़ा जल्दी से उसको आगे बढ़ाइए, उसको परमिशन उस पर दीजिए, उसको आगे फॉरवर्ड करिए, और आप ऐसा करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा, और कृतार्थ करें ये काम करके, आपका मैं सहयोग चाहता हूँ इसमें, आदि क्रिया रूपों का प्रयोग होता है। अभी मैं एक प्रारूप के तहत आपको एग्जाम्पल दे करके दिखा दूंगा। देखिए, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, लेकिन कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप बोलिए उसको, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि मुझे और कितना इसको ईजी करके समझाना है। क्योंकि मैं एक बार इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको प्रारूप दिखा दूंगा। ठीक है, कैसा होता है। लेकिन और इसमें सरलता चाहिए कि नहीं, अभी सर
कम और कुछ उदाहरण के साथ देखो, लेक्चर को भी मुझे टाइम एक लिमिट में ही बनाना है। बहुत लंबा बना दूंगा तो फिर आप ही लोग बोर हो जाएंगे कि अरे ये तो एकदम गोलू गोलू किस्म के उदाहरण दे दे के आप समझा रहे हैं। इतना समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, सॉरी बड़े बड़े तो हो ही चुके हैं। हमने पूरे जीएस को पढ़ लिया है, हमने पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ लिया, तो इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि जो अभी नए नए हैं, एकदम इधर इस फील्ड में अभी प्रवेश ही किए हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं है। तो उनके लिए हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन वो एक तरीके से पूरी तरीके से फाउंडेशन क्लास हो जाएगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेवल ऊपर रखा है, ठीक है। एकदम फाउंडेशन से का मतलब कि एकदम जीरो से एक एक चीज़ को समझाते हुए मैं नहीं चल रहा हूँ। हाँ, कुछ चीज़ों को यूं ही ऐसे ही समझा करके छोटा मोटा इधर उधर का उदाहरण दे करके आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन दिक्कत आ रही है तो आप बताइएगा, ठीक है। आगे देखें तो यह पत्र किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम पर भेजे जाते हैं। मतलब यहाँ पर व्यक्तिगत, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को भेज रहे हैं तो दोनों अधिकारियों के नाम यहाँ पर लिखे होते हैं, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, जब दो अधिकारियों के बीच बात हो रही है तो यहाँ पर नाम तो लिखे ही जाएंगे। एवं यह पत्र उत्तम पुरुष एक वचन शैली में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, अर्थात मैं का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब शब्द जब आप कभी पूछ लेते हैं कि अर्ध सरकारी, सरकारी या अधिसूचना कार्यालय, इन सब के बीच में अंतर जब करने के लिए दे देता है, तो जब आप इन सब चीज़ों को मेंशन करते हैं ना, तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं। आपने इतने सारे पॉइंट में ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच करके वहाँ पे अंतर में दिखा दिया है, जिससे एग्जामिनर को लगता है कि आप एकदम, कहते हैं ना कि 5 पॉइंट हैं आपके पास, इन पांचों में क्या आप पहचान पा रहे हैं कि इन पांचों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है। जब ये क्रम लगाना सीख जाते हैं तो चाहे जीएस का पेपर हो, चाहे ये हो, हर जगह आपको अच्छे नंबर मिलने लगते हैं। पता चला, मैंने कई बार देखा है कि मैंने बताया नहीं, मैंने लाखों के ऊपर आंसर चेक किए हैं, और मैंने देखा है कि 5 पॉइंट किसी अभ्यर्थी ने लिखे हैं, तो जो पहला पॉइंट होगा बहुत हल्का होगा, बहुत सतही होगा, उसके बाद जो उसने 5वां पॉइंट लिखा है वो बहुत मजबूत है। तो एग्जामिनर ने आपका पहला पॉइंट पढ़ करके आपके प्रति निगेटिव अपना नज़रिया बना लिया है कि अरे यार बहुत सतही आंसर है, जबकि वही कला सीखनी है, वही स्किल सीखना, वो पहला 5 पॉइंट जो आप बहुत ही ज़्यादा अपने इम्पोर्टेंट है, आपने फैक्ट के साथ, उदाहरण के साथ लिखा है, और उसको आपको पहले पर रखने की ज़रूरत है, फिर इसके बाद लिखते हुए जाइए। उसी तरह यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि कभी अंतर पूछे तो ये सब चीज़ें मेंशन करना आपको ज़रूरी है। मैं बताऊँगा लिख करके भी, अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ अंतर करना होता है तो वहाँ पर मैं बताऊँगा। अब बात ये भी आती है कि यह पत्र उत्तम पुरुष एक वचन शैली होती क्या है। तो यहाँ पर देखिए, तो मैंने लिखा है कि यह पत्र व्यक्तिगत भाव से भरा होता है। जब ये अर्ध सरकारी पत्र है तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जा रहे हैं, तो यहाँ पर व्यक्तिगत भाव तो होगा ही, ठीक है। मैं अपना ही भाव वहाँ पर लिखूंगा, मुझे वो काम करवाने हैं, मुझे उस काम को करवाने के लिए कैसे आपको पत्र भेजना है कि आप खुश हों, और उस पत्र को पढ़ने के बाद आप वो काम करने के लिए मजबूर हो जाएं। तो भाव कैसा होगा वो आपकी भावना, आपकी समझदारी वहाँ पर काम करती है। तो ये पत्र एक तरीके से पूरे भाव से भरे होते हैं, इसलिए इसमें लिखा, इसलिए आप देखेंगे, इसलिए पत्र उत्तम पुरुष एकवचन शैली में होते हैं। उदाहरण में जैसे यहाँ पर मैंने, मैं, मुझे, इन सब शब्दों का प्रयोग होता है। मैंने लिखा, मैं अनुरोध करता हूँ, मुझे आशा है, ऐसे करके चीज़ें शुरुआत होती हैं, या इन चीज़ों को शब्दों का प्रयोग होता है, मैंने, मैं, मुझे। अब अन्य ध्यान रखने योग्य बातें क्या होती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। पत्र क्रमांक हमेशा संक्षेप में लिखा जाएगा, मतलब अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक कुछ भी। दिनांक दाईं ओर लिखना होता है, इधर दाईं ओर लिखना होता है। एवं ध्यान रहे तारीख को 2 अंकों में, मैंने बताया था ना 2 अंकों में। अभी मान लीजिए 10 तारीख, तो ये 2 अंकों में तो है ही है, लेकिन जब 5 तारीख होता है तो कई लोग 5 मई 2024 ऐसे लिख देते हैं, राइट, जबकि यहाँ पर 2 अंकों में होना चाहिए, ठीक है। महीनों के शब्दों में लिखकर अल्प विराम लगाने होते हैं, तथा वर्ष को 4 अंकों में लिखना होता है, उदाहरण में दिखाया गया है। प्रेषित का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, पत्र को भेजने व पाने वाले दोनों ही अधिकारियों के व्यक्तिगत नाम प्रयुक्त होते हैं, मैंने बता ही दिया है। महत्व क्या है, अर्ध सरकारी पत्र का महत्व क्या है, अधिकारी अपने स्वविवेक का प्रयोग करके पदीय दायित्वों का बेहतर निष्पादन करते हैं। व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण कराने से लंबित मामलों का निस्तारण शीघ्र हो पाता है, ठीक है। अधिकारी अपने स्वविवेक का प्रयोग करके
पदीय दायित्वों को बेहतर निष्पादन करते हैं। मतलब अधिकारी अपने स्वविवेक का यूज करते हैं और किसी काम को के निस्तारण के लिए अर्ध सरकारी पत्र को लिख करके भेजते हैं, ताकि उनका जो पदीय दायित्व है, उस पोस्ट पर जो बैठे हैं, उस पोस्ट पर बैठने के नाते उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। जैसे कि पढ़ते हैं ना पॉलिटी में, आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। और हर एक, जब आप किसी पद पर बैठते हैं तो वहाँ पर आपके कुछ अधिकार तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ आपको कुछ दायित्व भी दिए जाते हैं। तो उस दायित्व का निर्वहन यदि आप कर लेते हैं तो आप अच्छे अधिकारी, अच्छे उस पद पर बैठने वाले, उस पद पर बैठने के योग्य होते हैं। तो यहाँ पर अधिकारी स्वविवेक का प्रयोग करके अपने पदीय दायित्वों का, जो उनका पद का जो एक दायित्व है, उसका बेहतर निष्पादन करते हैं। बेहतर निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस यहाँ पर बेस्ट देते हैं। ऐसा करके व्यक्तिगत ध्यानकर्षण, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत का मतलब आप लोग समझ रहे ना, इंग्लिश मीडियम वाले, व्यक्तिगत का मतलब दो लोगों के बीच जो बातें हो रही हैं। व्यक्तिगत ध्यानकर्षण कराने से, व्यक्तिगत स्तर पर उनको किसी बात का ध्यान कराने से लंबित मामलों का निस्तारण तेजी से हो जाता है, शीघ्र हो जाता है। गोपनीय विषयों हेतु इस पत्र का उपयोग किया जाता है। गोपनीय का मतलब प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब ऐसे गोपनीय, प्राइवेसी में चीज़ें बात होती हैं, और गोपनीय जो विषय होते हैं जिससे सार्वजनिक नहीं किए जाने की जरूरत होती है, उस सब पर ये इसका उपयोग किया जाता है। अब हम मैं प्रारूप की बात करूं तो देखिए, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में चलें तो यहाँ पर 2018 में देखिए, ये अधिसूचना है, ये अर्ध सरकारी पत्र है, ठीक है, ये परिपत्र है, ये कार्यालय आदेश है, ये कार्यालय आदेश है, ये सरकारी पत्र है, ये अर्ध सरकारी पत्र है, ये सरकारी पत्र है, ये अधिसूचना है, ये परिपत्र है, ये सरकारी पत्र है, ये कार्यालय आदेश है, और ये क्या है, सरकारी पत्र है, एक तरीके से ये परिपत्र है। तो इसका मतलब दो जगह अर्ध सरकारी पत्र है। हम 2018 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं इसको पहले, और इसके बाद एक और कहा था कि ये है अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा। हम सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न है, दोनों का अलग अलग प्रारूप तैयार करिए। तो आगे जब हम सरकारी पत्र को पढ़ लेंगे तब इसको देखेंगे, अभी के लिए हम सिर्फ इसको देखते हैं। अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। और कहा है कि स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को लिखेगा। क्या लिखेगा? उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जूझते बच्चों के इलाज के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से पूर्व में मांगी गई सहायता को यथाशीघ्र स्वीकृत आग्रह करने के लिए लिखेगा। देखिए, यहाँ पर एक बात कंफर्म हो गई नहीं कि अर्ध सरकारी पत्र, मैंने क्या कहा कि पहले से ही कुछ चीज़ों के लिए आपने पत्र लिखे थे, लेकिन उस पत्र पर काम नहीं हुआ, उसकी वजह से आप दोबारा ये चीज़ों को अप्रूव करवाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर वार्तालाप के लिए, पत्राचार के लिए अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जूझते बच्चों के इलाज के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय में जो पूर्व में मांगी गई सहायता राशि थी, मतलब सहायता राशि कोई सरकारी पत्र या पहले ही लिखा गया था, उसे यथाशीघ्र स्वीकृत आग्रह और निवेदन किया जाएगा। राइट, चलिए चलते हैं प्रारूप पर। और जो नंबर मिलते हैं प्रारूप पर ही मिलते हैं। प्रारूप आप गलत बनाएंगे तो आपके नंबर कटेंगे। सब समझने के बाद यदि प्रारूप में आप गलतियां कर रहे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लिख के ले लीजिए। प्रारूप को बहुत ध्यान से देखिए, 2018 जो क्वेश्चंस पूछा गया है। एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आबासा सचिव, जो भेजने वाले हैं उनका नाम रहेगा, उनके पद का नाम, उनका नाम। आपको नाम नहीं लिखना है, आबासा करके ऐसे छोड़ना है, ठीक है। बीच में लोगो आप ये देखें तो ये देखें उत्तर प्रदेश सरकार का, ये ऐसे बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा। बना देंगे तो लगेगा कि एग्जामिनर को आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा और देखा है। फिर यहाँ पर देखिए, अर्धशासकीय पत्र संख्या, कुछ भी पत्र संख्या आप डाल दीजिए। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजा जाएगा, वो पता हो गया जो भेज रहा है, ठीक है। यहाँ पर भेजने वाले का हो गया नाम और पद नाम, फिर इसके बाद विभाग का नाम, सरकार का नाम, और यहाँ पर वही पत्र संख्या। फिर दिनांक आप लिखेंगे 10 मई 2016, जैसे मैंने ऊपर समझाया, कॉमा लगाएंगे, लखनऊ लिखेंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद सीधा इसी की सीधे में थोड़ा इधर हो गया है, प्री महोदय लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, प्री महोदय, ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जा रहा है। आप यहाँ बिल्कुल मत सोचिएगा कि एक उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग लिख रहा है केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को, वो तो केंद्र में है, वो बड़ा है, ये मत सोचिएगा।
यहाँ पहला तो नंबर जो प्रश्न पत्र में आ चुका है, अब उसके बारे में आप गलतियाँ और ये सब निकालने के चक्कर में मत रहिएगा। दूसरा यहाँ पर ये बात है कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग जो सचिव है, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय के जो एकदम सीनियर अधिकारी हैं, यहाँ के सीनियर अधिकारी हैं, उनके बीच में वार्तालाप होनी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल मत लाइएगा कि, क्योंकि दोनों अपने स्तर पर सर्वोच्च हैं, ये राज्य में वो केंद्र में, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ऐसा भी। अब आप आगे लिखेंगे प्रिय महोदय, कॉमा लगाएंगे, फिर नीचे लिखेंगे मैं आपका ध्यान। ठीक है, मैं आपका, देखिए मैं हुआ ना, अभी आपको ऊपर नहीं बात हो रही कि उत्तम पुरुष क्वेश्चन शैली में यहाँ पर मैं का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर देखिए मैं का प्रयोग किया गया। यही सब चीज़ें अलग कर देती हैं कार्यालय आदेश से, अधिसूचना से, सरकारी पत्र से, ठीक है, परिपत्र से, ये सभी चीज़ें जैसे कार्यालय आदेश में इतद द्वारा शुरू होता था, तो इतद द्वारा वहाँ पर आप शुरू करिए ना। इधर देखिए मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, आपको, आप लोग का ध्यान क्या हो, ये देखिए कार्यालय आदेश में एतद द्वारा सूचित किया जाता है। यही सब शुरू में ही बता देते हैं कि ये पत्र हैं क्या, कौन सा पत्र है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, कार्यालय आदेश है, क्या है, वो पता चल जाता है। वैसे यहाँ पर जब आप लिखते हैं मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि राज्य पिछले 10 माह से बच्चों के कुपोषण से जूझ रहा है, जिस कारण से सैकड़ों बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। देखिए मैंने कहा है कि विषय लिखने में दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन आपने जीएस को अच्छे से पढ़ा है और सोशल इश्यूज और सोशल जस्टिस पर भी अच्छे से आपने चीज़ों को पढ़ा है, तो दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने आप से विषय को बना सकते हैं, और विषय जो आप बना रहे हैं बस कहीं तार्किक हो, लॉजिक हो, उसमें जो आप चीज़ें लिख रहे हैं यूं ही कुछ मत लिखिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए। बस पढ़ने में ऐसा ना लगे कि आपके पास विषय भी लिखने का ढंग नहीं था, कोई तार्किकता नहीं थी, आपने बस ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि राज्य पिछले 10 माह से बच्चों के कुपोषण से जूझ रहा है, जिस कारण से सैकड़ों बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। विगत 2 माह पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को एक पत्र लिखकर आर्थिक सहायता की मांग की थी। मतलब 2 माह पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रालय को पत्र लिखे थे, जिस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है एवं राज्य की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आप ऐसे विषय बनाइए, जबकि आपने देखा होगा विषय में कहीं पर ऊपर नहीं लिखा गया कि 2 माह पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कोई पत्र लिखा, लेकिन मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि भाई जब ये चीज़ें हुई होंगी तभी तो अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाएगा, ऐसे थोड़ी नहीं पहली बार में लिख दिया जाएगा। जब कोई भी चीज़ें पहले भेजी जा चुकी हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो रही तभी तो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे और इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया 10 माह से बच्चों के कुपोषण से, जिस कारण सैकड़ों सैकड़ों हजारों, आप जो लिखना हो लिखिए। ठीक है, अब आगे देखिए, जिस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है और राज्य की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अब 3 से 4 हो गई, अब ज़्यादा आगे बढ़े तो इसके बाद आपको मैंने बोला है कि नए पैरे की शुरुआत करिए। यहाँ पर एक जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, एक लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब नए पैराग्राफ की शुरुआत करें तो 2 लिखेंगे, जरूरत पड़ने पर आप तीसरे पैरा की शुरुआत करें तो आप 3 लिखेंगे, जरूरत पड़ने पर चौथे की जरूरत पड़ी है तो 4 लिखिए। इस तरीके से पढ़ने में भी ईजी रहता है और अच्छा भी लगता है। अतः मेरा आपसे सादर अनुरोध है, यहाँ पर सादर, सादर का मतलब एक सम्मान के साथ, एक प्रेम पूर्वक एक आग्रह कर किया जा रहा है कि आपसे मैं विनम्र और सादर अनुरोध करता हूँ कि आप इस मुद्दे पर व्यक्तिगत ध्यान देकर सहायता राशि स्वीकृत करने की कृपा करें, ताकि समय रहते एक बड़ी आपदा से बचा जा सके। क्योंकि आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, यदि आप नहीं करेंगे तो ये कुपोषण की समस्या और बढ़ती जाएगी। सादर, फिर इसके बाद यहाँ पर श्री काखागा, यहाँ पर आबासा जो भेज रहा था, किसको भेजा जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा जा रहा है, विभाग का नाम हो गया, सरकार का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया। यहाँ पर भी सचिव को भेजा जा रहा है, यहाँ पर भी सचिव को, सचिव द्वारा भेजा जा रहा है, और प्राप्त कौन कर रहा है, सचिव कर रहा है। यहाँ पर आप देखें आबासा था तो यहाँ पर आप काखा गा लिखेंगे अलग, नहीं तो यहाँ पे भी आबासा लिख दें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भावनिष्ठ का मतलब होता है, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपका निष्ठावान होता है, आपका शुभचिंतक होता है आदि। भावनिष्ठ हस्ताक्षर होगा, किसका होगा, इनका होगा, आबासा का। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक सरकारी पत्र मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, ये मतलब ऑफिशियल है पूरी तरीके से, किसी को सुभ्रांत कुमार शुक्ल हैं, पीसीएस स्टाफ ऑफिसर, और इन्होंने जो पत्र लिखा है वो किसको लिखा है, अच्छा यहाँ पर नाम नहीं लिखा, वो स्क्रीनशॉट नहीं आया होगा, और भावनिष्ठ में वही सुभ्रांत कुमार शुक्ला। ठीक है, कैसे उन्होंने पत्र को और अर्ध सरकारी पत्र को लिखा है वही एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर है। प्रिय महोदय यहाँ पर हो गया है, इसको थोड़ा यहाँ पर मतलब करना था, तो ये सब चीज़ें हैं।
ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और अर्ध सरकारी पत्र आपका हो चुका है। 3 पत्र लेखन के 3 सब टॉपिक आपके पूरे हो चुके हैं। अर्ध सरकारी हो गया है, कार्यालयदेश हो गया, अधिसूचना हो गया है। बच रहा है आपका परिपत्र और सरकारी, इसको कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद बचता है तार लेखन। तार लेखन को 2 से 4 मिनट बात करेंगे, द एंड। ठीक है, और आप लोग ज़रूर वीडियो में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपका कमेंट बहुत हिम्मत देता है भाई, किसी को भी देता है। मतलब हम अपनी तरफ से मेहनत किए जा रहे हैं, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो हिम्मत है वो टूटने लगती है। फिर मन नहीं करता कि अरे यार, लग रहा है किसी को कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो कमेंट ज़रूर करना आप लोग कि कैसा लग रहा है लेक्चर आप लोगों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय